नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीए स्टडी जोन। मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में एक नया चैप्टर लेकर, जिसका हमारा नाम है चाइनीज़ रेवोल्यूशन। जी हाँ सर, चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 का। जो मैं पिछली वीडियो लेके आया था वो 1911 की थी। चाइनीज़ रेवोल्यूशन की वो क्विमिंतांग के ऊपर थी और ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस वीडियो का मैं जो मेरी पुरानी 1911 वाली वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको देखना चाहे तो आप इसमें से इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो आइए हम लोग आज अपनी चाइनीज़ रेवोल्यूशन की वीडियो शुरू करते हैं 1949 वाली। तो उस शुरू करने से पहले हम लोग अपना आज का पहले थॉट ले लेते हैं कि ज़िंदगी के इस रंगमंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियों का शोर गूंजता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना लेसन चालू करते हैं कि देखिए 1911 के पास थोड़ा हम लोग चलते हैं, उस रेवोल्यूशन के पास, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारी बात होती है कि जब जब राजतंत्र था, जब राजा का राज था मंचू डायनेस्टी का, तो उन्होंने काफ़ी लोगों पे प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी। उनको पीड़ित करने शुरू कर दिया था, उनको पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी थी, जिसके कारण जो कुछ लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने उस राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका विद्रोह किया और 1911 का रेवोल्यूशन सक्सेस किया। उसके बाद कुछ समय बाद फिर जब 11 का सक्सेस हुआ तो उसके बाद एक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रो अप हुआ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ओरिजिन हुई या उनकी सक्रिय हुए। तो जिसमें सबसे बेस्ट जो पार्टी थी, एक तो कुमिंतांग वाली पार्टी थी और एक पार्टी थी ये साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका उद्यान बहुत तेज़ी से हुआ। दूसरी बात, इसमें जो क्या बात हुई, जब रेवोल्यूशन हुआ हमारा 11 वाला, तो धीरे धीरे देखने लगे कि नहीं यार, थोड़ा समय बीतता चला गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ रही थी, लोग उसके सपोर्टर में आ रहे थे। और जो ये वाली पार्टी थी हमारी क्विमिंतांग की, क्योंकि इसमें करप्शन शुरू हो गई थी, इसमें हेर फेर शुरू हो गई थी, जिसके कारण लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोग काफ़ी प्रॉब्लम में जा रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जब सैनिकों के द्वारा फाइट होने लगी, दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस संघर्ष चलने लगा, तो उस संघर्ष में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। उस संघर्ष में जो साम्यवादी पार्टी है उसने इनके क्विमिंतांग के सरकार के जो सैनिक थे उनको ऐसे मतलब हराया, उनको इतना विवश कर दिया कि वो देश छोड़कर फार्मोसा के द्वीप में जाके बस के भागने को विवश हो गए। और बाद में जितनी सारी शक्ति थी वो माओ त्से-तुंग जो इसके लीड कर रहे थे, और जो क्विमिंतांग को लीड कर रहे थे 1911 में वो डॉक्टर sun yat-sen थे। और अब जो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड किए हैं वो है माओ त्से-तुंग। ठीक है, उसके बाद जब वो आके फार्मोसा में द्वीप जो था उसमें बस गए और जितनी सारी शक्तियाँ थी वो इनके हाथ में आ गई, और चाइना में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जो कि हमारी साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, आइडियोलॉजी आई चाइना में। तो आइए हम लोग अब इसके थोड़े कॉजेज़ करते हैं, क्योंकि देखो कॉजेज़, रिजल्ट और निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये तीन और इंट्रोडक्शन, ये चारों चीज़ें आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करती है। इसको समझ लेते हो तो उस चैप्टर के बारे में आपको मेन कहा जाए तो हाँ, आप चैप्टर समझ गए हो या आप उस रेवोल्यूशन को समझ गए, उतना आप क्लियर हो जाते हो कि रेवोल्यूशन है। अब आके अगर आप कंपटीशन तैयार करना है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आपको डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए भी हम लोग वीडियोज़ लाएंगे। पहले हम लोग अभी सिर्फ एक रेवोल्यूशन समझाने के लिए मैं रेवोल्यूशन लाया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में कि रेवोल्यूशंस किस तरीके से होते हैं, और इसे हम लोग ये ज़्यादा उत्पन्न ना हो या इस रेवोल्यूशन से हम लोग कुछ सीखें कि नहीं, हमने जो सही काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है वो सीखें। ये ना हो कि हमें विद्रोह करना सीखें, वो नहीं, हम सही चीज़ जो सही के लिए स्टैंड ले सकें, सिर्फ ये हमारा मोटिव रहता है हर एक स्टूडेंट। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ज़रूरी है कि वो अच्छी सोच रखे। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा कॉजेज़ होगा। तो कॉजेज़ है सबसे पहले क्विमिंतांग सरकार में करप्शन। क्विमिंतांग सरकार के कुछ अधिकारी थे वो करप्ट हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। देखो करप्शन आता है जहाँ वहाँ प्रॉब्लम आती है। टुडे डेज में भी हम लोग देखते हैं कि करप्शन चलता है, इस कारण जितना भी महंगाई होता है वो बढ़ के सीधा आम जनता के ऊपर या मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर आता है, जिस कारण उनका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। वही हाल इस समय भी हो रहा है। तो मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ उस समय को इस समय को कंपेयर करके आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो जिसके कारण साम्यवादी दल ने आवाज़ उठाई और इनको ये कॉजेज़ बनता, एक कारण बनता है कि उनको जैसे उनकी हार का, क्विमिंतांग सरकार की हार का।
और दूसरी बात है कि सेनापतियों के द्वारा विश्वासघात। क्यूमिंतांग सरकार के जो सेनापति थे उन्होंने उनके ही समर्थन में नहीं रहे, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। अमेरिका जितने भी फाइटिंग जो भी सैनिक हथियार आते हैं उसके लिए भी वो हेरफेर करनी शुरू कर दी और जाके वो उनके समर्थन में आ गए, या साम्यवादी दल के जितने भी लीडर्स थे या सैनिक थे उनके पक्ष में मिलके क्यूमिंतांग के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ये भी एक कारण हमारा सीधा बनता है, साफ साफ क्लियर। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, ये पॉइंट्स ही हैं जो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं इसकी PDF आपको, PDF का या मेरा फेसबुक पे पेज है एक, अतिबल नोट्स जोन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें डालता हूँ, सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ सारी आती हैं पढ़ने वाली चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप उस पेज पे ये सारी चीज़ें नोट्स अपने ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स होते हैं और कभी कभी प्रिंटेड नोट्स भी होते हैं, तो उस तरह जाके आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला साम्यवादी जो दल था उसके पास शक्तिशाली सेना थी, बिल्कुल थी। जब यहाँ पे करप्शन हो रहा है तो सैनिक आपसे आके मिल जाएंगे अपोजिशन से, तो वो ऑलरेडी पावरफुल हो जाएगा। जैसे मान लो अभी कुछ जैसे BJP है, उसमें 5 नेता आके मिल जाएंगे तो BJP और पावरफुल हो जाएगी और दूसरी कम हो जाएगी। तो वही हाल इसमें भी होता था, युद्ध रण क्षेत्र में भी यही हाल होता है। तो सैनिकों ने आके मिल गए तो साम्यवादी दल और पावरफुल हो गया। आर्थिक उन्नति, ठीक है। 1946 में इन्होंने एक बहुत जन अभियान चलाया था, इन किसके विद्रोह में, क्यूमिंतांग सरकार की विद्रोह में। और इन्होंने कहा कि नहीं, उस समय इन्होंने काफ़ी लोगों के जो कर्ज थे उसको माफ़ किया, ठीक है। तो लोग काफ़ी इनके संपर्क में आए थे और इनके साथ मतलब अपनी विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे, आम जनता जो थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि सहायता रूस से मिल रही थी। देखो रूस कम्युनिस्ट कंट्री है और उसने इसका भरपूर साथ दिया, क्योंकि वो अपनी विचारधारा और देशों में भी फैलाना चाहता था, जिसके कारण वो चाहता था कि जो जितने भी मतलब जैसे मान लो वो चाहता था कि जो भी फाइट मतलब जितना भी उसकी विचारधारा अगर दूसरे देशों में जाएगी तो इसका रूस का दबदबा बढ़ेगा यूरोप कंट्री में और या विश्व स्तर पे। क्योंकि देखो विश्व स्तर पे दो है, अमेरिका को टक्कर रूस दे सकता है, रूस को टक्कर अमेरिका दे सकता है। तो ये दोनों मेन पावर के सुपर पावर, जैसे 2 ब्लॉक थ्योरी से बोल सकते हैं, ये भी थी, ठीक है। तो हम लोग इसे बाइपोलर सिस्टम कंट्रीज भी बोलते हैं या बाइपोलर वर्ल्ड भी बोलते हैं, जिसे वो यही था, क्योंकि शीत युद्ध के समय दोनों आपस में थे और ये दो पावरफुल शक्तियाँ थी। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट्स थे। उसके आगे पॉइंट और है कि राष्ट्रवादी साम्यवादी के बीच संघर्ष, ठीक है। यही है कि दोनों हर तरह के उपयोग अपना रहे थे कि वो अपनी सत्ता को जमाए रखे। कई बार वो सक्सेस होते थे, कई बार दोनों ही को नुकसान होता, कई बार एक को होता था, एक को फ़ायदा होता था। पर अंत में हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी को फ़ायदा हुआ और उसने सरकार बनाई 1949 में पूर्ण बहुमत के साथ। उसने चाइना में एक घोषणा कर दी कि आज से कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ रूल करेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेनापतियों को विश्वासघात हो जाता है और भी चीज़। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 1911 की क्रांति। 1911 क्रांति आई, गणतंत्र की स्थापना हुई, मगर गणतंत्र की स्थापना प्रॉपर वे में नहीं हो पाई, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखो जब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आई तो लोगों ने फिर आवाज़ उठानी धीरे धीरे शुरू करी, क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी थी, तो उसको भी हमें करना था, बैलेंस करना था। क्योंकि जब हमारे पास धीरे धीरे लोग खड़े होने लगते हैं ना, तो कंपटीशन मार्केट में आ जाता है। उस कंपटीशन में फाइट करना और अपनी सीट को बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए टॉपर बन जाता है बंदा, पर टॉपर के लिए अपनी सीट बचा के रखना सबसे बड़ी वो होती है फाइट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाज में अराजकता बड़ी फैल गई थी, कानून व्यवस्था में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उसको भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोग जितने भी इनके मंत्री थे या और भी जितने भी अधिकारी लोग थे, वो सारी चीज़ें उन लोगों का माइंड जो चलता है वो मदिरापान और अदर एक्टिविटीज़ में चला गया था, जिस कारण हम लोग में वो लोग सर्वाइव ढंग से नहीं कर पाए थे। उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। 1949 के जो रेवोल्यूशन खड़े होने के ये सिद्ध कारण थे, अब मैं इसी के इम्पैक्ट आपको बताता हूँ कि क्या पड़ा। 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और पावर में आई, तो उसके बाद हमें सबसे बड़ी क्या बात होती है, संविधान चाहिए होता है। चाइना के जितने भी मतलब सामाजिक चीज़ें, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक संविधान लिखा गया, एक संविधान बनाया गया, जिसने चाइना को आगे डेवलपमेंट के लिए और उसको एक मार्गदर्शक, एक गुरु का काम किया,
ताकि वो अपने देश को एक कर सके और उसमें यूनिटी बनाए रख सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हमारा पॉइंट उसमें आता है कि कैसे कैसे चाइना ने उसमें अपने, जैसे मान लो अब इम्पैक्ट में आता है कि शांति व्यवस्था बना के रखी। कैसे? पुलिस बल पे उसने फोकस किया, अराजकता को ख़त्म किया, क्योंकि उसने कहा कि नहीं, अब मैंने, अगर मेरी सरकार बनी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं कैसे इस समाज में, इस देश में शांति बना के रख सकूँ, कानून व्यवस्था कैसे बनाऊँ। तो वो बनानी भी इसके हाथ में थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और उसने करा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण सबका कर दिया। पहले जितना था कि कुछ चीज़ों के ऊपर अंग्रेज रूल करते थे, कुछ के ऊपर वो करते थे, अब इन्होंने क्या, साम्यवादी दल ने क्या किया, नहीं, अब हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण होगा, हर चीज़ का नेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, नेशन ही इस पर रूल करेगा, वो अपने तरीके से उसको चलाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों को भी उनको हटा दिया गया वहाँ से। स्त्रियों की दशा में काफ़ी सुधार आया, स्त्रियाँ खुश हुई, क्योंकि उनको मान सम्मान मिलने लगा समाज में। देखो, दोनों को मान सम्मान मिलना चाहिए, ये हम लोगों को बहुत से लोगों से पता लगता है। ठीक है, जो जहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक समाज में, हर एक देश में, हर एक जगह नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, ये बात भी हो गई। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि धीरे धीरे उद्योग, बैंकों और भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी राष्ट्रीयकरण होने लगा। ये सारी चीज़ें पहले अंग्रेज रूल करते थे किसी तरीके से, या वो कुछ इसमें हेर फेर करते थे, या अपनी जो अंग्रेजीकरण है उसको डालते थे, पर नहीं, अब इन्होंने कहा नहीं, हमने इन सब चीज़ों का भी राष्ट्रीयकरण करना। अब सिर्फ ये सारी चीज़ें चाइना के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी बस, ना कि विदेशी चीज़ों को फॉलो करेंगे। सामाजिक बुराइयों को दूर किए, जितने भी अंधविश्वास थे, बेकार की प्रथाएं थी, उनको बंद किया, उन पे कानून लाए और उनको बिल्कुल ही तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और एक अच्छी सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको लागू किया। ठीक है, तो आई थिंक ये 5-6 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि देखिए, एक पॉइंट और मेरा ध्यान में आया है कि केंद्र सरकार को सबसे पावरफुल बनाया। जो हमारी पावरफुल होती है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है, उसको पावरफुल बनाया ताकि वो डिसीजंस ले सकें, और नीचे अपनी बाकी गवर्नमेंट की। तो केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली, जिसे राष्ट्रीयकरण भी बोला जाता है, और उसके बाद इनके अंदर जो राष्ट्रीय देश शक्ति, राष्ट्रीय भावना थी, उसका भी उत्थान हुआ। देखिए, हर रेवोल्यूशन में राष्ट्रीय भावना आई है, तो राष्ट्रीय भावना सबसे, क्योंकि देखो, नेशनलिटी अगर देश दिल में है तो देश बचा रहेगा, नेशनलिटी जहाँ दिल से गई देश डूब गया। क्यों? क्योंकि फिर हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, हम देश के बारे में नहीं सोचते। सबसे पहले देश, फिर हम, इस तरीके से जिएंगे तो हर चीज़ सक्सेस होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये रेवोल्यूशन भी पूरा होता है। 5-6-7 पॉइंट्स जितने थे मैंने वो पॉइंट्स बताए, और आई थिंक अगर मेरा वीडियो देख लोगे तो बड़े आसानी तरीके से, बड़े आराम तरीके से आपको ये रेवोल्यूशन समझ आ जाएगा, बेसिकली रेवोल्यूशन था क्या। तो इसका निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? देखिए, रेवोल्यूशन हमेशा खड़ा होता है आपकी ज़रूरतों के लिए। देखो, गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, मगर तब भी रेवोल्यूशन आया। क्योंकि रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही थी, लोगों में काफ़ी करप्शन चल रहा था, तो वो पार्टी ने उसमें रिफॉर्म किया, उसमें सुधार किया, तब वो सत्ता में है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए, काम करिए, देश के लिए काम करिए, मगर ईमानदारी से करिए, उसमें करप्शन ना कीजिए और कुछ में हेर फेर ना कीजिए। ठीक है, अगर कंट्री के लिए काम कर रहे हो, अगर उसका पैसा यूज़ कर रहे हो लोगों की सेवा के लिए, अगर ड्यूटी ज्वाइन की हो तो सेवा करो, ना कि सिर्फ अपनी सेवा करो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि निष्कर्ष हमारा निकलता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा था, मेरे को बताते हुए अच्छा लगा, आपको भी सुनते हुए अच्छा लगा। तो हाँ, 1911 का मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और इसके जो PDFs हैं वो मैं आपको वहाँ पे अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं अपडेट कर दूँगा, वहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा, वो आपको मिल भी जाएगा लिंक के द्वारा। उसके बाद मैं आपसे बस लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा चाहते कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट तीनों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, और उसके बाद फिर और धीरे धीरे जब देश में कोरोना बढ़ ही रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी कीजिए, मेक सोशल डिस्टेंसिंग, और इसी तरह जानवरों से प्यार कीजिए, लोगों से भी प्यार कीजिए, और उसके बाद घर में रहिए, बाहर मत जाइए, ज़रूरत पड़ने पे ही जाइए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बिना उसके मत जाइए, और बस उसके कुछ नहीं। इसी तरह देखते रहिए, आपका हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना और मेरा YouTube चैनल
जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।